डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को भारत में मुद्रा पूर्ति की 4 अवधारणाएं बताऊंगी जो कि भारत में जिस तरह की मुद्रा प्रचलन में है और जो विस्तृत मुद्रा कहलाती है या संकीर्ण मुद्रा कहलाती है। तो आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि संकीर्ण मुद्रा किसे कहा जाता है, विस्तृत मुद्रा किसे कहा जाता है। तो मैं आज आप लोगों को ये प्रमुख 4 अवधारणाएं बताऊंगी जो कि आरबीआई के द्वारा निश्चित की गई हैं। आरबीआई भी इन्हीं मुद्राओं के आधार पर मुद्रा की पूर्ति के आंकड़े प्रदर्शित करता है। इन मुद्राओं को हम कहते हैं M1, M2, M3 और M4। M1 के अंतर्गत देखिए हम कौन कौन सी मुद्राओं को शामिल करते हैं। यह मुद्रा पूर्ति की संकीर्ण अवधारणा कहलाती है। इसे संकीर्ण मुद्रा भी कहा जाता है। इस मुद्रा के अंतर्गत M1 के अंतर्गत देखिए नंबर 1, जनता के पास करेंसी। जनता के पास करेंसी कौन कौन सी होती है? नोट और सिक्के। तो जनता के पास करेंसी, नोट प्लस सिक्के। बैंकों नंबर 2, बैंकों के पास मांग जमाएं इसी के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। और नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास अन्य जमाएं, जिसमें रिजर्व बैंक के पास विदेशी सरकारों, विश्व के अन्य केंद्रीय बैंकों तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एवं विश्व बैंक की मांग जमा शामिल की जाती हैं। तो इस तरह M1 में क्या हुआ? 1 + 2 + 3, यानी कि M1 के अंतर्गत जनता के पास करेंसी यानी कि नोट और सिक्के भी शामिल किए जाते हैं। नंबर 2, बैंकों के पास मांग जमाएं शामिल की जाती हैं। नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक के पास में जितनी भी अन्य जमाएं होती हैं और जिसमें विदेशों से प्राप्त मुद्राएं, विदेशी सरकारों के पास या केंद्रीय बैंकों के पास जितने भी IMF है, विश्व बैंक है, इनकी मांग जमाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये तो हुआ हमारा M1, जिसे हम संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। अब है नंबर 2, M2। M2 के अंतर्गत M1 की मुद्रा को तो शामिल करते ही हैं, इसके साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस, बचत बैंक जमाएं भी इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। नंबर 3 है M3। M3 के अंतर्गत M1 में बैंकों की सावधि जमाओं को जोड़कर M3 की गणना की जाती है। M3 की गणना जो की जाती है M1 के अंतर्गत बैंकों की सावधि जमाएं उनको जोड़ा जाता है और इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 4, M3 में पोस्ट ऑफिस की कुल जमाओं, बैंकों की सावधि जमाओं आदि को जोड़ा जाता है। तो इस तरह से M4 जो हुआ वो M3 में पोस्ट ऑफिस की जमाएं और इसके साथ साथ बैंकों की साख जमाएं, इन सबको शामिल किया जाता है। तो M4 जो होता है, M4 में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और इसके साथ ही साथ बैंकों की, पोस्ट ऑफिस की कुल जमाओं को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये कहलाती है हमारी मुद्रा पूर्ति की 4 अवधारणाएं। तो मैंने अभी आपको मुद्रा पूर्ति की 4 अवधारणाओं के बारे में बताया। इसके बाद हम देखेंगे उच्च शक्ति मुद्रा अथवा रिजर्व मुद्रा। उच्च शक्ति मुद्रा अथवा रिजर्व मुद्रा, जिसे हम हाई पावर्ड मुद्रा कहते हैं। हाई पावर्ड मुद्रा का अभिप्राय उस मुद्रा राशि से है जो देश की सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा उत्पन्न की जाती है और जो व्यापारिक बैंकों के पास नकद कोषों, यानी कि इसे हम कैपिटल लेटर R के द्वारा शो करेंगे, तथा जनता के पास चलन मुद्रा C के रूप में रहती है। इसको रिजर्व मुद्रा भी कहा जाता है। रिजर्व मुद्रा भी कहा जाता है। भारत के विशेष संदर्भ में भारत सरकार 1 रुपये के नोट तथा सभी प्रकार के सिक्कों को चलाती है, जबकि आरबीआई जो चलाती है ना, वो 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोट जारी करता है। तो इस प्रकार हमारी हाई पावर मुद्रा H = जनता के पास चलन मुद्रा प्लस बैंकों के नकद कोष C। उच्च शक्ति मुद्रा के अंतर्गत कानूनी सीमा के लिए व्यापारिक बैंकों की आवश्यक रिजर्व को RR कहते हैं हम, रिजर्व रेशो। इसके अतिरिक्त रिजर्व ER तथा जनता के पास करेंसी को भी शामिल किया जाता है। तो H = C + RR + ER। तो ये मैंने आपको बताया उच्च शक्ति मुद्रा का अभिप्राय, उच्च शक्ति मुद्रा किसे कहा जाता है। अब हम लेते हैं उच्च शक्ति मुद्रा के प्रमुख अंग। उच्च शक्ति मुद्रा के प्रमुख अंग या प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? ये प्रमुख 7 हैं। 7 प्रकार के इसके स्रोत हैं उच्च शक्ति मुद्रा के। नंबर 1, रिजर्व बैंक द्वारा सरकार से शुद्ध उधार। नंबर 2,
रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों को उधार। नंबर 3, रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड NABARD नाबार्ड को उधार। नंबर 4, रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक क्षेत्र को उधार, जिसमें बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के शेयर अथवा बाजारों में निवेश, वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋण, देश के आंतरिक बिलों की खरीद पर व्यय इत्यादि शामिल किए जाते हैं। नंबर 5, रिजर्व बैंक की विशुद्ध विदेशी विनिमय परिसंपत्तियां। नंबर 6, सरकार की जनता के प्रति करेंसी देयताएं। नंबर 7, रिजर्व बैंक की विशुद्ध गैर मौद्रिक देयताएं, जिसमें रिजर्व बैंक की पूंजी प्लस रिजर्व बैंक कोष प्लस रिजर्व कोषों में रिजर्व बैंक के अंशदान की राशियां प्लस जनता की अनिवार्य जमा राशियों का शामिल किया जाता है, लेकिन यह ऋणात्मक के रूप में दिखाई जाती है। यानी कि रिजर्व मुद्रा RM इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 -7। -7 इसलिए क्योंकि जनरली ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत देखिए रिजर्व बैंक की विशुद्ध गैर मौद्रिक देयताएं, जिसमें रिजर्व बैंक की पूंजी प्लस रिजर्व कोष प्लस राष्ट्रीय कोषों में रिजर्व बैंक के अंशदान की राशियां प्लस जनता की अनिवार्य जमा राशियों का समावेश किया जाता है, लेकिन ये क्या होता है, ऋणात्मक के रूप में शो किया जाता है, इसलिए इस मुद्रा को ऋणात्मक शो किया जाता है। तो इस तरह से उच्च शक्ति मुद्रा के प्रमुख अंगों के अंतर्गत रिजर्व मुद्रा RM इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 -7।